Hello friends, welcome to Anil Narula's IAS Study Center's YouTube channel for current affairs. फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने करंट अफेयर्स की एक सीरीज़ शुरू की हुई है जो आपको IAS, PCS, HCS, HES जैसे एग्ज़ाम्स में प्री और मेंस दोनों में काम आएंगे। बट हमने डिसाइड किया है कि हम आपको सिर्फ वही करंट अफेयर्स बताएंगे जो रेलेवेंट होंगे, एग्ज़ाम स्पेसिफिक रहेंगे। जो ओनली नॉलेज नहीं होगा, उसका जो पर्पस रहेगा कि वो आपको एग्ज़ाम में काम आए और आपका टाइम भी ख़राब ना हो उससे। जो हमारे सोर्सेज हैं करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए, वो हमने लिए हैं इन अखबारों से और मैगज़ीन से। द इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, बिजनेस लाइन, मिंट, योजना मैगज़ीन, कुरुक्षेत्र, PIB की वेबसाइट, ट्रिब्यून और डाउन टू अर्थ मैगज़ीन। ये हमारे सोर्सेज हैं मेन। और भी काफ़ी सोर्सेज हैं, लेकिन मेन हमने इन्हीं को अपना एक सोर्स बनाया हुआ है अपने करंट अफेयर्स के लिए। फ्रेंड्स, जो आजकल टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बांग्लादेश का इशू, जो करंट प्रॉब्लम चल रही है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है। वहाँ पे एक स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट के बाद में उनकी PM को वहाँ से भागना पड़ा है और इंडिया में शेल्टर लेना पड़ा है। तो इस पूरे बांग्लादेश के रिसेंट क्राइसिस को अंडरस्टैंड करने के लिए वी मस्ट नो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन द पास्ट। 1947 से लेके 1971 तक और 1971 से लेके अब तक की जो मेन इवेंट्स हैं, क्योंकि उन्हीं इवेंट्स का ही रिलेशन है जो अभी कुछ दिन पहले जो चीज़ें अभी डेवलप हुई हैं। जैसे आपको पता ही है कि बांग्लादेश पहले इंडिया का पार्ट था, बंगाल प्रोविंस था उस ज़माने में इंडिपेंडेंस से पहले, और पाकिस्तान भी इंडिया का पार्ट था। इंडिपेंडेंस के बाद जब रिलीजियस बेस पे जब कंट्री टूटी तो पाकिस्तान बना, तो उस टाइम पे पाकिस्तान दो तरह से उसके पार्ट बने, वेस्ट पाकिस्तान एंड एक ये ईस्ट पाकिस्तान, जिसको आजकल हम बांग्लादेश कहते हैं और जिसको आजकल हम पाकिस्तान बोलते हैं। उस टाइम इसका नाम था वेस्ट पाकिस्तान। तो मेन जो पर्पस था, जो जिन्ना का जो मेन जो रीज़न था पाकिस्तान तैयार करवाने का, पाकिस्तान बनवाने का, पाकिस्तान की डिमांड करने का, वो था टू नेशन थ्योरी। उसका एक कंसेप्ट था उस इंसान का कि हिंदू और मुस्लिम्स जो हैं दो अलग ग्रुप्स हैं, दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। दोनों इकट्ठे रहेंगे तो क्लैश रहेंगे, क्योंकि दोनों का कल्चर डिफरेंट है, सोच डिफरेंट है, रिलीजियस आइडियोलॉजीज डिफरेंट हैं, तो उनका आपस में मिक्स करके नहीं रह सकते हैं, जो कि गलत चीज़ थी। एनीवे, तो टू नेशन थ्योरी जितना ही कामयाब हो गई, हम फेल हुए, अपनी कंट्री के डिवीज़न को नहीं बचा पाए। खैर, वो जो अब हो चुका है वो अलग है, वो अब हिस्ट्री है। तो एक्चुअली ईस्टर्न पाकिस्तान के अंदर एक तो पहली बात तो ये जोग्राफिकल इतना डिस्टेंस होना और उनका आपस में कोई लैंड से कनेक्टिविटी ना होना, एक यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को जॉइंटली एडमिनिस्टर करने के लिए, राइट। तो जब से पाकिस्तान बना तब से ही प्रॉब्लम शुरू हो गई थी वेस्ट और ईस्ट एरिया के बीच में। तो प्रॉब्लम सिर्फ इकोनॉमिक लेवल तक, पॉलिटिकल लेवल नहीं थी, इकोनॉमिक लेवल तक थी, कल्चरल लेवल तक भी थी। एक चीज़ जो दोनों में कॉमन थी वो थी रिलीजियस फैनेटिसिज्म। दोनों ही एरियाज़ में जो मेजॉरिटी ऑफ लोग थे वो रिलीजियसली बड़े फैनेटिक थे, राइट। मैं नहीं कहूँगा कि बांग्लादेश के लोग बड़े सेकुलर थे और जो वेस्टर्न पाकिस्तान के जो लोग थे वो फंडामेंटलिस्ट थे, दोनों ही एक थे। लेकिन ईस्टर्न जो पाकिस्तान था वहाँ पर रिलीजियस रिजिड होने के साथ साथ वो लोग अपने कल्चर और अपनी लैंग्वेज जो बांग्ला है उसको लेके बहुत फैनेटिक थे। और इस चीज़ को जो थे, इस डाइवर्सिटी को जो वेस्टर्न पाकिस्तान के हुक्मरान थे, जो लीडर थे, वो शायद नहीं समझ पाए इस चीज़ को। और जब पाकिस्तान बना तो उस टाइम पाकिस्तान की मैक्सिमम जो पोस्ट थी, मैक्सिमम पॉलिटिकल पोस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट और मैक्सिमम जो उनके ऑफिसर्स थे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, वो सब जो थी पंजाबी मुस्लिम्स के पास थी। जैसा आजकल भी है, मैक्सिमम जो लोग हैं, मेजॉरिटी में लोग जो हैं वो पंजाबी मुस्लिम्स ही हैं डिफरेंट
इंस्टीट्यूशंस के अंदर उन्हीं का ही डोमिनेंस है। वैसे पहले भी था, और ये एक किस्म का डिस्क्रिमिनेशन था, क्योंकि जो वेस्टर्न पाकिस्तान के जो लोग थे, दे नेवर कंसिडर्ड दैट ईस्टर्न पाकिस्तान पीपल आर वर्दी ऑफ रूलिंग, राइट। तो उस टाइम पाकिस्तान में 5 स्टेट्स थे, 4 वेस्टर्न पाकिस्तान में और 5वां ईस्ट पाकिस्तान, जिसको आजकल हम बांग्लादेश कहते हैं। पाकिस्तान में आज भी 4 ही स्टेट्स हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तूनवा, जिसका पहले नाम था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। और 5वां जो इनका स्टेट था वो पूरा का पूरा ये ईस्ट पाकिस्तान, जो आजकल बांग्लादेश है। बांग्लादेश जो था वो पॉपुलेशन के तरीके से पाकिस्तान का बिगेस्ट स्टेट था, लेकिन और इकॉनमी वाइज भी और देखा जाए तो पाकिस्तान की इकॉनमी में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन भी बांग्लादेश से था, क्योंकि पाकिस्तान की जोग्राफिकल एरिया ऐसा है कि ऐसे बलूचिस्तान है या सिंध है, मैक्सिमम सिंध और मेजॉरिटी ऑफ बलूचिस्तान, यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होता क्योंकि डेजर्ट एरियाज़ हैं। पंजाब और थोड़ा बहुत नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस यानी खैबर पख्तूनवा जो इनका एरिया पाकिस्तान का, यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, प्रैक्टिस होता है, क्योंकि यहाँ पे जो क्लाइमेट है और जो वाटर अवेलेबल है अच्छा है उसमें एग्रीकल्चर के लिए। लेकिन पूरा बांग्लादेश जो है, आपको शायद पता होगा कि हिस्टोरिकली बंगाल जो हमारा प्रोविंस था वो इंडिया का मोस्ट प्रॉस्परस प्रोविंस था, क्योंकि बांग्लादेश 95% से अबव एरिया जो है आजकल का, जिसको पहले ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे, वो प्लेन एरिया है, और जहाँ पे देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ वाटर। दुनिया भर के यहाँ रिवर्स हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, बहुत ह्यूज रिवर्स हैं, उनकी ट्राइब्यूटरीज भी यहाँ पे हैं, बहुत फर्टाइल एरिया है। तो पाकिस्तान की जीडीपी में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन था वो ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश से आता था, राइट। अब पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स का भी जो 70% पार्ट था वो ईस्ट पाकिस्तान से था। 1948 में क्या हुआ, जो उस टाइम के इनके पीएम थे जिन्ना ने उर्दू लैंग्वेज को पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज अनाउंस कर दिया, जबकि उर्दू लैंग्वेज जो थी ना तो पंजाबी मुसलमानों को पसंद थी, ना ही वो बंगाल के लोगों को पसंद आई, क्योंकि बंगाली चाहते थे कि हमारी लैंग्वेज जो है वो बंगला रहे, क्योंकि उनको बंगला लैंग्वेज से बहुत अटैचमेंट थी, उसको लेके वो काफ़ी फिनेटिक थे। और जो वेस्टर्न पाकिस्तान के लोग थे उन्होंने सम हाउ एक्सेप्ट कर लिया उस चीज़ को, बट बंगालीज ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसको लेके मूवमेंट्स भी शुरू हुए कि उर्दू को जो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो टेंशन जो थी ये बंगाली और उर्दू को लेके काफ़ी ग्रो हुई। उसी को लेके फिर एक पार्टी बनी ईस्ट पाकिस्तान में, उसका नाम रखा अवामी मुस्लिम लीग। 1948 में बनी ये पार्टी, यानी इंडिपेंडेंस के 1 साल के अंदर ये पार्टी बन गई थी। और विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके सबसे बड़े लीडर जो एमर्ज हुए शेख मुजीबुर रहमान, जो अब आजकल जो पीएम जो अभी जो कंट्री छोड़ के गई हैं शेख हसीना, उनके फादर थे। तो वो एक मेन लीडर बने अवामी लीग के। उन्होंने एंटी बंगाली और एंटी पंजाबी मुस्लिम मेजॉरिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन इन द सिस्टम इन आर्मी, उसको प्रोटेस्ट किया, उन प्रोटेस्ट को लीड किया बेसिकली। तो एंटी उर्दू राइट्स, उर्दू जो प्रोटेस्ट थे, जो प्रोटेस्ट हुए थे स्टूडेंट्स के, वो 21 फरवरी को बहुत ज़्यादा हुए थे, और उस टाइम उनके 7 स्टूडेंट्स की डेथ हुई थी गवर्नमेंट के एक्शन में। तो वो डे जो है एक ख़ास डे बन गया है, उस दिन को याद करते हैं बांग्लादेश के लोग आजकल भी। और इस मूवमेंट को उस टाइम तो क्रश कर दिया गया, उनको ये लगा कि शायद अब बात दब गई है, बट बंगालीज़ का बंगला को लेके, अपने कल्चर को लेके और डिस्क्रिमिनेशन को लेके जो प्रोटेस्ट था ख़त्म नहीं हुआ, वो लगातार चलता ही रहा। रादर वो थोड़ा तेज हो गया अंडर द लीडरशिप ऑफ शेख मुजीबुर रहमान। अब इन प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के लिए याह्या खान, जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, ही इम्पोज्ड ए काइंड ऑफ इमरजेंसी। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट कर दिया, ख़त्म कर दिया, और कई तरह के इन पे
पाबंदियां लगा दी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ख़त्म कर दिया गया। और मार्शल लॉ यानी आर्मी का रोल जो रूल था वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया। आर्मी का रूल कोई नई बात तो थी नहीं पाकिस्तान के लिए भी, जब से पाकिस्तान बना तब से ऑफ एंड ऑन यहाँ आर्मी का रूल चलता ही आया है। अगर यहाँ सिविलियन रूल भी कभी रहा है तो इनडायरेक्टली आर्मी ही पाकिस्तान में रूल करती रही है। एनीवे, बट इस मार्शल लॉ को और कॉन्स्टिट्यूशन की एब्रोगेशन को इट वाज कंसिडर्ड बाय द बंगालीज, पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, जिनको आजकल हम बांग्लादेश बोल रहे हैं, उन लोगों ने कंसिडर किया कि ये उनकी वॉइस को, उनके प्रोटेस्ट को सप्रेस करने का एक वे है। अब एक चीज़ और थोड़ा समझाया था, उससे प्रोटेस्ट और तेज हो गए दबने की बजाय। फिर बहुत कम लोग जानते हैं कि 1947 से लेके, जब से इंडिपेंडेंस मिली है पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 से, और 1971 तक पाकिस्तान में कभी भी सेंटर के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए या फेडरल गवर्नमेंट के लिए डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुए थे। इनडायरेक्ट इलेक्शन रहे, और कुछ जगह पे, और वो भी सब जगह नहीं हुए। फेडरल गवर्नमेंट इलेक्शन डायरेक्ट हुए ही नहीं, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए, वो भी कुछ प्रोविंसेस को लेके, कभी पंजाब में हो गए, कभी सिंध में हो गए, सब जगह पे इलेक्शन वो भी नहीं हुए। पहली बार 1971 में पाकिस्तान में डायरेक्ट इलेक्शंस हुए सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। तो 3 उस टाइम मेन पार्टीज थी पाकिस्तान में, वेस्टर्न पाकिस्तान से मुस्लिम लीग एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके हेड थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस ज़माने में, जो बेनज़ीर भुट्टो के फादर थे। और ईस्टर्न पाकिस्तान से सबसे बड़ी जो पार्टी थी ऑब्वियसली वो शेख मुजीबुर रहमान की लीडरशिप में अवामी लीग पार्टी थी मेन। तो अराउंड 300 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में इलेक्शंस हुए पूरे पाकिस्तान में, वेस्ट और ईस्ट को मिला के। 162 जो सीट्स थी उनमें ईस्ट पाकिस्तान में, और 138 सीट्स थी वेस्ट पाकिस्तान में। 13 सीट्स रिजर्व रखी गई थी विमेन के लिए ईस्ट पाकिस्तान में, और 6 रखी गई थी विमेन के लिए वेस्ट पाकिस्तान में। अवामी लीग को आउट ऑफ 162 सीट्स 160 सीट्स से विक्ट्री मिली, और जो सारी 7 सीट्स थी विमेन की वो भी उनको मिल गई। तो इन्हें वे क्या हो गया, इनकी पार्टी मेजॉरिटी में आ गई। अब ऑब्वियसली जो पार्टी मेजॉरिटी में आएगी उसी को ही तो आप, उसका लीडर जो है वही रूल करेगा। बट ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी और मुस्लिम लीग को एक्सेप्टेबल नहीं था। याह्या खान को लगा कि क्लैशेस बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि तब तक क्या हो गया था कि शेख मुजीबुर रहमान ने ईस्टर्न पाकिस्तान की डिस्क्रिमिनेशन के कारण, वेस्ट पाकिस्तान जो उसने डिस्क्रिमिनेट करा था ईस्ट पाकिस्तान को, उस वजह से ईस्ट पाकिस्तान के लिए ऑटोनॉमी की डिमांड करनी शुरू कर दी थी कि एक्सेप्ट फॉरेन अफेयर्स, टेलीकम्युनिकेशन एंड डिफेंस, बाकी सारे मामले जो है वो ईस्ट पाकिस्तान के हो जाए, तो उन पे रूल करने का राइट ओनली ईस्ट पाकिस्तान का रहे। तो वो डिमांड उन्होंने शुरू कर दी थी। तो याह्या खान को आइडिया हो गया था इससे कुछ प्रॉब्लम भी फ्यूचर में हो सकती है। तो याह्या खान ने डिसाइड किया, एक नूरुल अमीन थे कि इनको बनाए थे हम प्राइम मिनिस्टर अवामी लीग से। बट जुल्फ़िकार जो भुट्टो थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि वी डोंट वांट पाकिस्तान टू बी रूल्ड बाय पीपल फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान और बंगाली पीपल, राइट, जिनको वो इन्फीरियर मानते थे। एक ना पाकिस्तान में एक काइंड ऑफ रेसिज्म भी था एक चीज़ को लेके, एक सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स भी था वेस्टर्न पाकिस्तान लोगों में कि हम पंजाबी मुस्लिम्स हैं तो हम सुपीरियर हैं, जो बांग्लादेशी मुस्लिम्स हैं ये कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं, और ये हिंदूज़ के लोअर कास्ट ग्रुप से आते हैं तो ये इन्फीरियर है। तो इनमें ये कंसेप्ट रहा कि ये लोग हम पे रूल कैसे कर सकते हैं। एक वजह ये भी थी इनसे डिस्क्रिमिनेट करने की भी, जो उनको बड़ी भारी पड़ी बाद में। ये शेख मुजीबुर रहमान है, तो उससे इनका जो रेबिलियन था और बढ़ गया। अब हुआ क्या कि जब आप पीएम को अपॉइंट नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट बनने नहीं दे रहे हैं, तो लोगों में एंगर जो है इंक्रीज़ होता गया। उस एंगर को क्रश करने के लिए एक जनरल टिक्का खान थे।
टिक्का खान को बोलते भी हैं बुचर ऑफ बांग्लादेश। तो टिक्का खान ने क्या किया था, एक पैरामिलिट्री फोर्स तैयार की थी, उसका नाम था उसका एक नाम था, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, रज़ाकार्स। जो रज़ाकार्स थे और एक पार्टी थी जमायते इस्लामी पार्टी ऑफ पाकिस्तान। तो टिक्का खान ने रज़ाकार्स, अपनी आर्मी और जमायते इस्लामी जो पॉलिटिकल पार्टी थी इसके साथ मिलके ही काइंड ऑफ अनलीस्ड ए रीन ऑफ टेरर। जो उनको पॉलिटिकल ओपोनेंट्स मिले उन सबको मारा, हिंदुओं को मारा लार्ज स्केल पे, उनकी प्रॉपर्टी कन्फिस्केट कर ली गई, उनके घर जला दिए गए, जो भी जिन्होंने आपको प्रोटेस्ट किया, जो अवामी लीग के साथ है उनको मारा गया, स्टूडेंट्स को मारा गया जो फोर फ्रंट पे थे बांग्लादेश की डिमांड करने के लिए, ऑटोनॉमी की डिमांड करने के लिए। लूट्स और ये रेप्स एक किस्म से वेपन बन गए। वो सिंगल डे में कई जगह पे 500-600 लोग एक ही जगह पे, एक गांव में, एक छोटे से कस्बे मार दिए गए थे वो, ठीक है। उसे नाम दिया गया था ऑपरेशन सर्च लाइट। ये काइंड ऑफ एथनिक क्लिनजिंग थी। लाखों लोग इस तरह से मारे गए, लाखों जो है होमलेस हो गए, लाखों लोग जो है भागे वहाँ से इन एट्रोसिटीज़ से बचने के लिए। उनके पास कोई और रास्ता ही नहीं है क्योंकि बांग्लादेश के 3 साइड तो इंडिया ही है। तो वो भाग के इंडिया में आए। तो इससे क्या हुआ, हम अभी 24 ईयर्स ओल्ड नेशन थे, हमारी अपनी प्रॉब्लम्स थी इकोनॉमिक, तो हम पे काफ़ी स्ट्रेन आया इस चीज़ से। अराउंड 1 करोड़ लोग इंडिया में आ गए रेफ्यूजीज़ बन के। उन सबको फीड करना, संभालना, उनकी टेक केयर करना, इट वॉज नॉट ईजी टास्क फॉर द गवर्नमेंट ऑफ दैट टाइम अंडर लीडरशिप ऑफ PM इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी ने जो थे उन्होंने ट्राई किया था कि बाकी कंट्रीज़ और UN मिलके कुछ इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें, बट कुछ उसका इलाज हुआ नहीं। तो प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। अब इंदिरा गांधी जो है वो हेल्पलेस फील कर रही हैं कि वो इस इशू को लेके पाकिस्तान से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन या वॉर तो नहीं कर सकती हैं, राइट। तो उसके लिए जो अंदर से रिवोल्ट का होना बहुत ज़रूरी है। तो फॉर्चुनेटली जो था रॉ की हेल्प के साथ, जो इंडियन स्पाइंग एजेंसी है रॉ, इसके उस टाइम पे हेड थे रामेश्वर नाथ का साहब, उनकी हेल्प से जो ईस्ट बंगाल शेख मुजीबुर रहमान की लीडरशिप में, उनके ईस्ट बंगाल में एक लोकल एक इंसर्जेंसी ग्रुप जो था वो तैयार हुआ। उसका नाम रखा गया मुक्ति वाहिनी, यानी बांग्लादेश को, यानी ईस्ट पाकिस्तान को मुक्त कराने वाली वाहिनी, यानी एक ग्रुप। तो उन्हें वेपन्स ट्रेनिंग दी गई थी ताकि वो अपने एरिया में वो खुद ही फाइट करें। उनको सपोर्ट जो थी वो रॉ से मिल रही थी। बट कुछ 3 दिसंबर 1971 को, कुछ टाइम के बाद में इंदिरा गांधी जी को मौका मिल गया, क्योंकि पाकिस्तान ने उस दिन हमारे बिना किसी वार्निंग दिए हमारे वेस्टर्न फ्रंट पे हमारे कुछ एयर बेसिस पे अटैक कर दिया। जब अटैक होगा तो हमें राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस होगा, तो उसको वॉर डिक्लेयर करना पड़ा। और 14 डेज़ के बाद, 2 हफ्ते के बाद ही अराउंड 16 दिसंबर को पाकिस्तानी आर्मी जो थी वो दोनों फ्रंट्स पे वॉर हार गई और एक नया कंट्री बना बांग्लादेश। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी आर्मी या फोटो जनरल नियाज़ी हैं ये सरेंडर का जो इंस्ट्रूमेंट है साइन कर रही हैं। इनकी फ़ौज में अराउंड 90,000 जो फ़ौजी थे उन्होंने सरेंडर किया इंडियन आर्मी के सामने, और एक नया नेशन का बर्थ हुआ बांग्लादेश। अब उस टाइम जब बांग्लादेश बना, तो बांग्लादेश जब बना तो उस टाइम पे 90,000 फोर्सेस हमारे कब्जे में थी पाकिस्तान की, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान उस टाइम जेल में थे, उस टाइम वो रिहा नहीं हुए थे। तो एक प्रॉब्लम थी इंदिरा गांधी जी के सामने भी। तो अल्टीमेटली फिर जो पार्लेज हुए, बातचीत हुई, डायलॉग्स जो हुए, जो डिस्कशन हुई, तो उसके बाद में फिर उन लोगों को छोड़ा गया और इधर से उन लोगों ने शेख मुजीबुर रहमान को छोड़ा। देन ही केम बैक इन जनवरी, देन ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश, शेख मुजीबुर रहमान 1972 में। तो 1972 में ही उन्हें रिक्वेस्ट किया था
कि बांग्लादेश से इंडियन आर्मी को बाहर निकाल दिया जाए, ताकि लोग ये एलिगेशन ना लगाएं कि इंडियन आर्मी यहाँ पे स्टे करने के लिए आई है और इंडियन आर्मी ने ही जो है ये वॉर जिताई है। तो ये इंडियन आर्मी 72 में बाहर आ गई थी। तो 73 में बांग्लादेश में पहले इलेक्शन हुए, अवामी लीग जो थी वो इलेक्शन जीत गई, राइट। अब इलेक्शन जीतने के बाद अब ये नहीं है कि पूरे के पूरे पाकिस्तानी जो एलिमेंट्स थे बांग्लादेश में वो सारे पाकिस्तान चले गए थे, नो, ऐसा नहीं हुआ था। काफ़ी बड़ा एक जो एक ग्रुप था, सेगमेंट था बांग्लादेश में जो प्रो पाकिस्तान था, जो प्रो इस्लामिक रूल था, जो प्रो शरीयत रूल था, जो बांग्लादेश को एक सेकुलर कंट्री ना होके दे वांटेड टू मेक बांग्लादेश एन इस्लामिक नेशन। और जो शेख मुजीबुर रहमान थे उनके आइडियाज़ सेकुलर बांग्लादेश के थे, जिसमें डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट होगी। इसीलिए जो इनका नेशनल एंथम भी जो है बांग्लादेश का, वो अमार सुनार बांग्ला, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी का लिखा हुआ है, वो इनका नेशनल एंथम बना। रविंद्रनाथ टैगोर शायद वर्ल्ड के ओनली पर्सन है जिन्होंने 2 कंट्रीज नेशनल एंथम लिखे हैं, इंडिया के और बांग्लादेश के। और आपको एक नॉलेज की बात और बता दूं कि जब ये प्रोटेस्ट चल रहे थे ईस्ट बंगाल के ऑटोनॉमी के लिए, एट दैट टाइम रविंद्र संगीत जो था, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इन्वेंट किया था, उसे बैन कर दिया गया था। अच्छा, स्टार्टिंग में ही फर्स्ट इलेक्शन में ये रिगिंग के चार्जेस भी थे शेख मुजीबुर रहमान पे। 74 में मुजीबुर रहमान ने पार्टी सिस्टम को बैन कर दिया, ओनली वन पार्टी को, अपनी पार्टी को जो है अब बैन से बाहर रखा कि मेरी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, मेरी पार्टी ही जीतेगी वो, क्योंकि अब इतने मैच्योर नहीं हुए हैं हम कि हम मल्टी पार्टी सिस्टम में रह सकें। तो कुछ जो ग्रुप थे जो उनके अगेंस्ट थे, उन्हें 1975 में कुछ मिलिट्री के ऑफिसर्स ने उनको मिलिट्री कू किया, विद्रोह किया और मुजीब को मार दिया। लकीली फॉर शेख हसीना एंड शेख रिहाना, वो क्योंकि जो उनकी 2 बेटियां थी वो वहाँ पे नहीं थी, तो वो बच गई और उनको इंडिया ने शेल्टर दिया। उनकी जगह पे अब मुजीबुर रहमान की जगह पे ज़िया उर रहमान जो मिलिट्री जनरल थे वो पावर में आ गए। ये नाम ध्यान रखिएगा, ज़िया उर रहमान, क्योंकि इन्हीं की जो वाइफ होंगी खालिदा ज़िया, वो बाद में 90s के डेकेड में वो फिर बांग्लादेश की PM भी बनेंगी और उनका काफ़ी बड़ा रोल भी रहेगा। ज़ियाउर रहमान ने बाद में BNP बनाई, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उसने इलेक्शन जीते। अवामी लीग जो शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी, उसने फिर एलिगेशन लगाए रिगिंग के कि उन्होंने इलेक्शन रिग किए हैं। 81 में ज़ियाउर रहमान को असैसिनेट कर दिया गया, उनको मार दिया गया। और अब अब्दुस सत्तार ही बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट। बाद में 82 में उनके खिलाफ भी कू हो गया और जनरल इरशाद वो पावर में आ गए 82 में, जनरल इरशाद। तो इरशाद ने फिर अपनी एक पार्टी बनाई, जातीय पार्टी। तो जातीय पार्टी ने इलेक्शन करवाए। उन इलेक्शंस को ज़ियाउर रहमान की वाइफ खालिदा ज़िया और अवामी लीग पार्टी की जो थे शेख हसीना, इन्होंने उसको बॉयकॉट किया, राइट। फिर काफ़ी जो डिमांड्स आगे बढ़ती गई कि इरशाद को जो है आपको हटाना पड़ेगा, राइट, क्योंकि वो डेमोक्रेसी के नाम से काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप चल रही है। तो 88 में फिर इलेक्शन हुए जिसको फिर रिजेक्ट कर दिया गया। तो 90 में जब प्रोटेस्ट काफ़ी बढ़ गए BNP के और अवामी लीग के, तो उसके बाद में यहाँ देखिएगा कि BNP और अवामी लीग ने एक टाइम में मिल के इकट्ठे होके, हालांकि दोनों स्टॉन्च एनिमीज थे, एक किस्म से ऑपोजिट आइडियोलॉजी के थे दोनों, उन्होंने मिल के प्रोटेस्ट किया और इरशाद को रिज़ाइन देना पड़ा 1990 में और एक केयर टेकर गवर्नमेंट बनी। ये एक नई चीज़ है बांग्लादेश में, ये शायद वर्ल्ड में और कहीं नहीं होता होगा। एक कंसेप्ट है केयर टेकर गवर्नमेंट का। यहाँ पे एक इनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जब एक गवर्नमेंट का टेन्योर पूरा हो जाएगा, देन इम्पार्शियल इलेक्शन करने के लिए एक नया केयर टेकर PM आएगा। वो मैक्सिमम 3 मंथ्स तक रूल कर सकता है
उस केयर टेकर गवर्नमेंट का पर्पज़ ही यही होगा कि वो इम्पार्शियल इलेक्शन कराए और जो नई गवर्नमेंट बनेगी उसके बाद इलेक्शन रिजल्ट के बाद में उनको ओथ दिलाए। उसके बाद में केयर टेकर गवर्नमेंट का रोल ख़त्म हो जाएगा। ये ऐसा वर्ल्ड में हर जगह नहीं होता, कभी कभार हो गया ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में कि ऐसा ही होगा कि एक टेन्योर ख़त्म होगा, उसके बाद में केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी। क्योंकि जब टेन्योर ख़त्म होने वाला होता है तो इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं जनरली, जो पुरानी गवर्नमेंट चलती रहती है। जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तो फिर नई गवर्नमेंट आ जाएगी। ये बांग्लादेश में नहीं होता। तो जब 91 में पहले इलेक्शन हुए तो उन्हें बोला गया कि ये पहले फेयर इलेक्शंस हैं। तो उन इलेक्शन में जो खालिदा जिया थी और जो ज़ियाउर रहमान की वाइफ थी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की चीफ थी, शी वॉन द इलेक्शंस एंड शी बिकेम द प्रेसिडेंट। बट उन्होंने बनते ही क्या किया, बनते ही उन्होंने प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ख़त्म कर दी और वहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे इंडिया में वो शुरू कर दिया कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट जो है सिर्फ टाइटुलर हेड है, उनका सारी पावर नहीं होती हैं, मेन पावर जो है वो पीएम के पास रहती हैं। 91 से पहले सारी पावर जो थी वो प्रेसिडेंट के पास रहा करती थी। तो वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। खालिदा जिया ने वो चीज़ ख़त्म कर दी। सॉरी 1996 में फिर इलेक्शन हुए, बट इलेक्शन में प्रोसेस क्या था कि उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा और केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी। केयर टेकर गवर्नमेंट उन्होंने बनाई नहीं, तो फिर लोगों ने फिर प्रोटेस्ट किया। तो इलेक्शंस हुए, उन इलेक्शन में दोबारा फिर केयर टेकर गवर्नमेंट आई। प्रोटेस्ट के बाद में फिर इलेक्शन होने के बाद में फिर अवामी लीग, शेख मुजीबुर रहमान की जो बेटी थी शेख हसीना, शी बिकेम, ये शेख हसीना है और ये खालिदा जिया है। तो शेख हसीना केम टू पावर 1996 में पहली बार। अब यहाँ बता दूँ आपको, सिंस शेख मुजीबुर रहमान हैड वेरी गुड रिलेशंस विद इंडिया, तो ऑब्वियसली वो इंडिया को सपोर्ट करेंगे। इंडिया ने कंट्री के बर्थ में भी हेल्प की, कंट्री की ग्रोथ में भी हेल्प की हमेशा। बट जो फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स थे, जैसे ज़ियाउर रहमान थे, वो बड़े फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स थे। अब हुआ क्या था कि जब शेख मुजीबुर रहमान थे, जब वो फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बने थे, तो एट दैट टाइम उन्होंने रज़ाकार्स और जो जमायत इस्लामी जो पार्टी थी बांग्लादेश की, उन्हें बैन कर दिया था। उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। उनके कई लीडर्स को जेल में डाल दिया था ताकि वो फंडामेंटलिस्ट जो बातें हैं वो बांग्लादेश में ला ना पाएँ। लेकिन जैसे उनको असैसिनेट किया गया, ज़ियाउर रहमान, खालिदा जिया के हस्बैंड जो पावर में आए थे, उन्होंने उन सबको रिलीज़ कर दिया और बैन को लिफ्ट कर दिया गया और जमायत इस्लामी को दोबारा फिर वो पावर में लाने के लिए उन्होंने उनसे कोalition भी किया, राइट। अब वो एक फंडामेंटलिस्ट पार्टी है जमायत इस्लामी, जो शरिया का रूल चाहती है बांग्लादेश में। तो उस पार्टी से अगर आप अलायंस कर रहे हैं तो वो आपकी आइडियोलॉजी को भी शो करता है। सेम काइंड ऑफ आइडियोलॉजी जो है खालिदा जिया ने फॉलो की। तो जब गवर्नमेंट बांग्लादेश में बीएनपी की आएगी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी खालिदा जिया के लीडरशिप में, तब तक वहाँ पर एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ जो हैं वो बढ़ जाती हैं। बांग्लादेश में आर्मी गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट करती है एंटी इंडियन इंसर्जेंट ग्रुप्स, मेनली जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी ग्रुप्स एक्टिव थे, उनको ट्रेन करने में, उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट में, उनको शेल्टर देने में, राइट। फिर बांग्लादेश के थ्रू ही हमारे इंडिया में फेक करेंसी काफ़ी आती थी, ड्रग्स आया करती थी, स्मगलिंग काफ़ी होती थी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती थी, एनिमल्स की रेसलिंग होती है इसमें, एनिमल्स को यहाँ से उठा के ले जाते हैं, वहाँ ले जाते हैं, तो वो एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो पूरा एक हिंदुओं पे काफ़ी अटैक होते हैं, माइनॉरिटीज़ पे बहुत अटैक होते हैं, एक एंटी इंडियन स्टांस पूरा जो है पूरा वहाँ पे बांग्लादेश में क्रिएट हो जाता है। उस जगह पे एक एंटी इंडियन एक माहौल पूरा बन जाता है। लेकिन जब शेख हसीना यानी अवामी लीग पावर में रही है, तब तक, क्योंकि उनके फादर भी ऐसे थे, तब तक इंडिया जो है, इंडिया के फेवर में पॉलिसीज़ बनती जाती हैं, राइट। तो इसीलिए जो खालिदा जिया है, जमायत इस्लामी है, फॉर्मर रजाकार जो हैं, एक इनकी और पार्टी है हिफाजत बांग्लादेश,
और हिफाजत इस्लाम इन बांग्लादेश, इस्लाम की हिफाजत करने के लिए जो फार राइट अल्ट्रा फंडामेंटलिस्ट एक पॉलिटिकल पार्टी या ग्रुप है बांग्लादेश के अंदर जो शरिया को इम्प्लीमेंट करना चाहता है, तो वो जो है वो बीएनपी के साथ में है। तो जब वो पावर में होते हैं तो वो ग्रुप एक्टिव काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो एंटी इंडिया जो एक पूरा स्टांस है वो वहाँ पे कॉमन हो जाता है। अब दोबारा फिर 5 ईयर्स का इलेक्शन हुए, केयर टेकर गवर्नमेंट ने करवाए, उसमें खालिदा जिया विद द हेल्प ऑफ दिस जमायत इस्लामी शी केम इनटू पावर। और जमायत इस्लामी के आने से एक फंडामेंटलिज्म का एक नया जो था एक राउंड शुरू हुआ, और उसके बाद में वहाँ पे काफ़ी एंटी इंडियन एंटी हिंदू राइट्स हुए बहुत लार्ज स्केल पे। गवर्नमेंट की उसमें एक टैसिट परमिशन भी थी, गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया उनके खिलाफ। 2006 में अब बीएनपी और अवामी लीग इनमें फिर डिस्प्यूट हुआ केयर टेकर गवर्नमेंट को लेके। तो केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं बनाई गई स्टार्टिंग में, बाद में काफ़ी प्रोटेस्ट के बाद जो है आर्मी ने केयर टेकर गवर्नमेंट बनवाई, और फिर इलेक्शंस हुए। इलेक्शन के बाद 2008 में जो ये है शेख हसीना शी केम इनटू पावर। तो 8 से लेके 24 तक जितने भी इलेक्शंस हुए हैं उन सब में 16 ईयर्स में लगातार जो है शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग जो है इलेक्शन जीतती रही हैं। वो एक आपको एक समरी यहाँ मिल जाएगी। 8 में इलेक्शन हुए, फिर 14 में हुए, उसके बाद में 18 में हुए, और रिसेंट इलेक्शन जो हुए हैं 24 में हुए हैं। तो 24 में इलेक्शन से पहले 18 से 24 के बीच में काफ़ी इवेंट्स हुए। इसमें खालिदा जिया को अरेस्ट कर लिया गया था, उन पे करप्शन के चार्ज लगाए थे, मनी लॉन्ड्रिंग के चार्ज लगे थे, मनी एम्बेजलमेंट के चार्जेस लगे थे उनके ऊपर, तो उनको जेल में डाल दिया गया था। बाद में उनकी हेल्थ ख़राब थी, उनको हाउस अरेस्ट में रखा गया। बीएनपी के मैक्सिमम मेंबर्स को उन्होंने अरेस्ट कर लिया था, पार्टी बैन करने की बात हो गई थी। देन उसके बाद में जमायत इस्लामी और रज़ाकार जिन्होंने 1971 की वॉर में पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, काफ़ी लोगों को मारा था, तो उनके खिलाफ जेनोसाइड के केस लगा के, मास मर्डर के केस चला के, तो उनके खिलाफ एक इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल बनाया था। तो उस ट्राइब्यूनल के साथ में फिर उनमें से काफ़ी लोगों को डिफरेंट डिफरेंट जगह से अरेस्ट करके उनके खिलाफ चार्जेस लगा के उनको सेंटेंस किया गया था। कुछ को डेथ सेंटेंस भी दी गई थी। इससे पूरी जमायत इस्लामी, इससे फॉर्मर रजाकार्स, इससे हिफाजत इस्लाम, ये सब लोग बहुत तंग थे बीएनपी के साथ साथ। तो उन्हें लगा कि शी हैज़ बिकम ए डिक्टेटर, जो शेख हसीना है वो एक बन गया डिक्टेटर, ये हमारा पॉलिटिकल फ्यूचर ख़त्म कर देंगे। और 16 ईयर्स की जो रूल था 8 से 24 तक, इस रूल के मैक्सिमम टाइम बांग्लादेश ने इंडिया के साथ मिलके बहुत प्रोग्रेस की है, इकोनॉमिकली बहुत प्रोग्रेस की है। बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स काफ़ी ग्रो हुए, वहाँ पे लोकल इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ग्रो हुई, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ग्रो हुआ। काफ़ी ऐसे कंटेंटियस इश्यूज थे, जैसे वाटर शेयरिंग के इशू हैं इंडिया के साथ में, काफ़ी इश्यूज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ हुए, पैक्ट साइन हुए, वो सॉल्व किए गए। तो एक नया एक चैप्टर था इंडिया बांग्लादेश के रिलेशनशिप की हिस्ट्री में, जो एक अच्छा गोल्डन चैप्टर था। बट वो ना तो पाकिस्तान की आईएसआई को बर्दाश्त था, ना कुछ और कंट्रीज़ जो वेस्टर्न कंट्री उनको एक्सेप्टेबल था, ना चाइना को एक्सेप्टेबल था। तो कई लोग इसमें कई कंट्री से मौका ढूंढ रहे थे। वो मौका प्रोवाइड कर दिया कोविड ने। कोविड के बाद, कोविड के टाइम पे जैसे पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स रही हैं, तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस को संभाल नहीं पाई। एक्सपोर्ट्स उनके ख़त्म हो गई, लोकल इंडस्ट्रीज़ पे काफ़ी इफेक्ट आया, उन्होंने लोन रिटर्न नहीं कर पाए, इन्फ्लेशन रेट्स वहाँ काफ़ी बढ़ गए, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी बढ़ गए। तो यूथ में एक एंगर था, उस एंगर को, उस गुस्से को जो है हवा दी और उससे पेट्रोल दिया उसको। एक प्रोविज़न था जो शेख हसीना ने इम्प्लीमेंट किया, बनाया और इम्प्लीमेंट किया, कि जिन लोगों ने बांग्लादेश की फ्रीडम फाइट में कंट्रीब्यूट किया था, उनके डिसेंडेंट्स को अराउंड 30%, 20 to 30% डिफरेंट कैटेगरीज में जो है गवर्नमेंट जॉब्स में कोटा मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा। तो उसको इशू बना के एक प्रोटेस्ट की एक वेव शुरू हुई। तो वेव के बाद फिर वेव्स चलती गई लगातार।
अब उन प्रोटेस्ट को कहते हैं कि जो पूरा प्रोटेस्ट को जो चलाने वाले, जो बैकग्राउंड में लोग थे, फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाले, आइडियोलॉजी डिसाइड करने वाले, वो पर्दे के धूप से वो कुछ इंटरनेशनल पावर्स थी जिनको एक बहाना मिल गया इस तरीके से बांग्लादेश की गवर्नमेंट को अनस्टेबल करने का। और वो हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को वाटर डाउन भी कर दिया कि इतना रिजर्वेशन नहीं होगा, 3 से 5% रहेगा, बट प्रोटेस्ट ख़त्म नहीं हुए। वो फिर वो प्रोटेस्ट रिजर्वेशन का एंटी रिजर्वेशन प्रोटेस्ट के बजाय वो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट में कब कन्वर्ट हो पता ही नहीं चला उस चीज़ का, क्योंकि उसमें जमायत इस्लामी पार्टी, फॉर्मर रजाकार्स एंड हिफाजत इस्लाम, ये सब पॉलिटिकल पार्टी जो इन्वॉल्व हो गई थी, उनको एक अच्छा मौका मिल गया था। तो उसी का फिर इफ़ेक्ट आया कि अल्टीमेटली उनको कंट्री छोड़नी पड़ी, शेख हसीना को। वो छोड़ा उन्हें कंट्री को। अब वहाँ पे अच्छा खासे राइट्स चल रही हैं। राइट्स 2 तरह के लोगों के खिलाफ हैं, एक हिंदुओं के खिलाफ जिनका इन प्रोटेस्ट से कोई मतलब नहीं था, लेकिन वो सॉफ्ट टारगेट्स हैं, राइट। सेकंड, जो अवामी लीग शेख हसीना की पार्टी के मेंबर्स थे, जो शेख हसीना के सपोर्टर्स थे, उन सबको मारना शुरू कर दिया गया, उनकी प्रॉपर्टीज लूटनी शुरू कर दी गई हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी कन्फिस्केट होनी शुरू हो गई हैं। आज आगजनी की बड़ी वारदात वहाँ पे हो रही हैं, आजकल ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, रेप्स हो रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं। तो अब आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है कंट्री को, तो अगेन एक नई अब केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी। केयर टेकर गवर्नमेंट में ये मोहम्मद यूनुस हैं, जो नोबल लॉरिएट भी हैं, जिन्होंने ग्रामीण बैंक बनाया था माइक्रो फाइनेंस के लिए, काफ़ी फेमस हुए थे, इनके मॉडल को अडॉप्ट किया था यूएनओ ने भी, तो काफ़ी नाम है इनका कि उन्होंने शुरुआत की थी लेडीज़ को काइंड ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना के स्मॉल लोन्स देने की, माइक्रो लोन देने की। तो वो कंसेप्ट काफ़ी फेमस हुआ। वो कंसेप्ट से फिर एक ग्रामीण बैंक बना, वो बड़ा फेमस हुआ ग्रामीण बैंक भी। उसके बाद में वो कंसेप्ट जो है अराउंड 100 कंट्रीज़ ने फॉलो किया वीमेन एम्पावरमेंट के लिए, तो उससे वो न्यूज़ में थे काफ़ी। तो अब इनको बुलाया गया है क्योंकि इनके खिलाफ भी चार्जेस लगाए थे शेख हसीना ने, तो इनको भी अरेस्ट किया गया था, जबकि ये स्टार्टिंग में 96 से पहले कम्प्लीटली प्रो अवामी लीग थे। लेकिन जब उन्होंने अनाउंस किया 2006 में कि मैं आप पॉलिटिकल पार्टी बनाऊंगा, इलेक्शन लड़ूंगा, तो शेख हसीना समहाउ इनके अगेंस्ट हो गई, इनको एक थ्रेट मानना शुरू किया। तो उनके खिलाफ लगातार उनके एलिगेशन लगते रही शेख हसीना के, यूनुस के खिलाफ, और अल्टीमेटली यूनुस के खिलाफ उन्होंने चार्जेस लगा के इनको जो है जेल में भी डाल दिया था। तो अब वही यूनुस जो हैं अब केयर टेकर गवर्नमेंट के पीएम बनेंगे, इलेक्शंस आगे होंगे। एक चीज़ बताना मैं भूल गया था अभी आपको, ये तारिक रहमान, ये तौर लिखा हुआ है, तारिक है नाम है। तारिक रहमान जो थे, इन्होंने अभी, ये बांग्लादेश नेशनल पार्टी का बंदा है, इसने शेख हसीना के टाइम में इंडिया आउट कैंपेन भी लॉन्च किया था कि सारी इंडियन चीज़ों को बॉयकॉट करो, क्योंकि वो मानते हैं कि इंडिया जो है कोऑपरेट कर रहा है शेख हसीना को। तो अब हमारी फॉरेन पॉलिसी के सामने बड़ा चैलेंज आ गया है। इधर से पाकिस्तान है वेस्ट में, ईस्ट में बांग्लादेश, नॉर्थ में चाइना, नेपाल, तो सारी एंटी इंडियन। अब साउथ में एक नया हेडेक आ गया, छोटा सा कंट्री जो शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है, मालदीव्स, वही काबू नहीं आ रहा। तो एक एंटी इंडियन जो माहौल बन रहा है चारों तरफ, उसको बैलेंस करना, उसको संभालना, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए काफ़ी चैलेंजिंग काम होने वाला है फ्यूचर में, क्योंकि हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंप्रूव करना पड़ेगा बॉर्डर पे, अपने रिसोर्सेज बहुत लगाने पड़ेंगे यहाँ पे, अपनी आर्मी पैरामिलिट्री की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, और अपने फॉरेन रिलेशन को किस तरह से नई तरीके से चलाना है ताकि उसमें इंडियन इंटरेस्ट हर्ट ना हो, वो भी देखना होगा। तो काफ़ी चैलेंजिंग टास्क फ्यूचर में है इंडिया के लिए। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। बट मुझे इस इंसान पे लगता है, एक जो वो 3 स्टूडेंट लीडर थे और ये इंसान, इन लोगों ने आज से पहले, यानी आज 8 अगस्त से पहले एक बार नहीं कहा कि वायलेंस नहीं होनी चाहिए अगेंस्ट द हिंदूज एंड अगेंस्ट द पॉलिटिकल ओपोनेंट्स। उन्होंने कोई अपील नहीं की, और मैं इनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, कम से कम मोहम्मद यूनुस से, राइट। एनीवे, ये सब पॉलिटिक्स है। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। तो हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई कुछ पूछना हो, कुछ आपको गाइडेंस चाहिए हो, तो आप हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।